हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये मूवी आई थी 1980 में। और इस फिल्म के बारे में मैं क्या कहूँ, ये कम्प्लीटली एक आर्ट मूवी है और इतनी खूबसूरत मूवी है ना, जिसको मैं आपके साथ बयां अगर करने जाऊँ ना तो इतनी ज़्यादा डेप्थ में चली जाऊँ, क्योंकि ये जो मूवी है ये बहुत ही गहराइयों से बनाई गई है और इसका जो एक एक इमोशन है वो बड़ी खूबसूरती के साथ में दिखाया गया है और समझाया गया है। ये बेसिकली कहानी एक लव स्टोरी है, एक ऐसे शख्स की जो दृष्टिहीन है, यानी कि उसे दिखाई नहीं देता है, और उसे प्यार हो जाता है एक ऐसी महिला से जो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है, यानी कि शारीरिक रूप से वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और वो महिला भी उनके प्यार में जो है वो गिरफ़्तार हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान और एक स्पेशल नीड्स में जो इंसान है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, आपसी ज़रूरतें हैं और आपसी जो अपेक्षाएं हैं और आपसी जो तालमेल है, उसे दिखाने की, समझाने की कोशिश की गई है इस फिल्म के ज़रिए, जिसका नाम था स्पर्श। जी हाँ, मैंने इस फिल्म को काफ़ी साल पहले देखा था और तभी से मुझे ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी लगी थी, काफ़ी गहरी लगी थी। लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस फ़िल्म के बारे में बात करूँगी। लेकिन मैंने काफ़ी ऐसी फ़िल्मों पर मैंने कुछ वक्त पहले बात करी, जिसमें मैंने बताया कि जो इंसान स्पेशल नीड्स में होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो मुझे इस फ़िल्म के बारे में भी ध्यान आया कि एक और ऐसी बेहतरीन फ़िल्म है जिसमें काफ़ी गहरी भावनाओं को दिखाया गया है, एक ऐसे शख्स की जो भले ही दृष्टिहीन है लेकिन बहुत स्वाभिमानी है और बहुत ही इंडिपेंडेंट है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अक्सर जो लोग स्पेशल नीड्स में होते हैं ना, उनको लेकर एक बात कही जाती है कि भाई वो लोग तो बोझ हैं। पहले के ज़माने में तो उनको बोझ ही समझा जाता था कि इनके साथ में जो भी रहेगा वो तो ज़िंदगी भर चाकरी करता रह जाएगा। यहाँ तक कि अगर उनकी शादी को लेकर भी बात होती थी तो हमेशा उनकी शादी ऐसे शख्स से कराई जाती थी जो उन्हीं के जैसी सिचुएशन में हो, यानी कि दो ऐसे लोग जो एक ही सिचुएशन में हैं। जैसे एक मैंने जो कहानी बताई थी आपको अभी कुछ समय पहले, खामोशी द म्यूज़िकल के बारे में, जिसमें नाना पाटेकर, सलमान खान, मनीषा कोइराला थी, जिसमें जो नाना पाटेकर होते हैं और उनकी पत्नी होती हैं, वो दोनों ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो पहले ऐसे ही होता था कि अगर कोई इंसान अंधा है, ब्लाइंड है, तो उसकी शादी भी एक ब्लाइंड इंसान से करा दी जाती थी, क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान को तो नहीं ये वो डराने के लिए या उसकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए कोई ये सुजेस्ट नहीं करता था कि भाई तुम ऐसे इंसान से शादी करो, तुम ऐसे इंसान से शादी करो जिसका तुम्हें ज़िंदगी भर करना पड़ेगा और जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली ये ऐसी कहानी अगर मैं कहूँ हमारे शास्त्रों में भी है। जैसे कि जो धृतराष्ट्र थे, अगर आप लोगों ने इतिहास के बारे में जाना हो, तो जो उनकी पत्नी थी ना, गांधारी, वो दृष्टिहीन नहीं थी, जबकि जो धृतराष्ट्र थे वो बचपन से ही दृष्टिहीन थे। तो उनकी शादी जब का रिश्ता हुआ तो गांधारी ने शादी के लिए हाँ कर दी, और कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है अपना समर्पण दिखाने के लिए अपने पति को, उन्होंने भी अपनी आँखों पे पट्टी बांध ली, यानी कि एक तरीके से जीते जी अपने आप को दृष्टिहीन बना लिया। तो यही वाली बात होती है, तभी से जो है इस तरह की चीज़ें फिर आगे निकल के आईं और अपने अपने अकॉर्डिंगली सबने अपने व्यू पॉइंट को बयां करते हुए ये कहा कि भाई अगर किसी इंसान को कोई जन्म से ही कोई इशू है, कोई शारीरिक इशू है, तो उसकी जब शादी की बात आती है तो कोई ऐसे शख्स से उसकी शादी कराई जाए जो बिल्कुल उसी के जैसा हो या उसके बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी सिचुएशन में।
लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई है इस फिल्म में कि एक नॉर्मल महिला जिसको शारीरिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, जिसका किरदार निभाया है शबाना आज़मी ने, और उसे प्यार हो जाता है ऐसे शख्स से जो दृष्टिहीन है, और दृष्टिहीन होने के बावजूद भी वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में यकीन रखते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, जिसका किरदार निभाया था नसीरुद्दीन शाह ने। और आपको अगर मैं बताऊं ना, तो इस फिल्म में जो शबाना आज़मी जी हैं ना, वो बड़ी खूबसूरत लगी हैं, क्योंकि वो काफ़ी यंग अपने एज में थी। 1980 की ये फिल्म है और बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को ये मिलेंगी। और नसीरुद्दीन शाह भी आपको बहुत यंग दिखेंगे। और भले ही इन दोनों ने फिर आगे जाकर मासूम नाम की फ़िल्म में भी काम किया, जिसका गाना था लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। तो इन दोनों ने इससे पहले भी इस फिल्म में काम कर चुके हैं, यानी मासूम से पहले भी वो इस फिल्म में साथ में काम कर चुके हैं। और इनकी जो केमिस्ट्री है इस फिल्म में, ख़ास तौर पे जिस फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ जिसका नाम है स्पर्श, वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्पर्श कर जाएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री इन दोनों की दिखाई गई है। और एक ऐसा शख्स जिसे दिखाई नहीं देता है, उसको प्यार हो जाता है एक नॉर्मल महिला से जो बिल्कुल स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, तो उसके बाद उस महिला को भी उनसे प्यार हो जाता है। लेकिन जो आपस का जो उन दोनों की जो लाइफ की जो स्ट्रगल है, ख़ास तौर पे जो नसीरुद्दीन शाह है, जो एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर हर किसी को लगता है कि यार इनके साथ जो इंसान शादी करेगा वो तो भाई त्याग की कोई मूर्ति ही होगी एक्चुअल में, कि भाई कोई बहुत ही कोई ऐसी पुण्य आत्मा होगी जो अपने जीवन को झोंक देगी एक ऐसे शख्स के साथ जिसको कुछ दिखाई नहीं देता। नॉर्मली क्या होता है कि हर लड़की चाहती है कि उसका जो पति हो वो बड़ा हीरो किस्म का हो, गुड लुकिंग हो, और आजकल तो लड़कियां बॉडी हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, और एक हीरो की तरह उसकी हिफाजत करे जब भी कभी कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। तो लड़कों पर ये एक अलग तरीके का प्रेशर होता है कि भैया हमें, क्योंकि लड़कों को ये सिखाया जाता है जैसे कि तुम अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी, गर्लफ्रेंड, तुम्हें इन सब को प्रोटेक्ट करना है। और कोई ऐसा मर्द हो जो खुद ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर वो किसी को क्या प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी वो नज़र भी तो होनी चाहिए कि हाँ ये शख्स मेरी बंदी को बुरी नज़र से देख रहा है, तो मैं जाकर इसको 10 बातें सुनाऊं या इसको अभी ठिकाने इसकी अक्ल लगाऊं। वो सिचुएशन में ही नहीं है, तो सोचो वो कितना ज़्यादा प्रेशर में होगा। ऐसी ही सिचुएशन मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस करी थी साजन मूवी में, जहाँ पर जो संजय दत्त होते हैं उन्हें अपनी उनकी लेग में कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो उनको प्रॉब्लम होता है, वो भी स्पेशल नीड्स में होते हैं। और एक ऐसा टाइम आता है जब माधुरी के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं जो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न होती है, और वहाँ पर जो संजय दत्त हैं वो बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं उनकी हिफाजत करने में। तो तब उनको रियलाइज़ होता है कि वो कहीं से भी माधुरी दीक्षित के लायक नहीं है, और तभी वो जो है वो चाहते हैं कि भाई उनकी शादी एक ऐसे शख्स से हो जो हर लिहाज में उनके काबिल हों और उनके लिए हर वक्त वो हाजिर रहें जब उनको ज़रूरत हो माधुरी को। तो इसीलिए वो उनकी शादी सलमान खान से करवाना चाहते हैं, जो कि एक परफेक्ट है देखने में भी और फिज़िक में भी। तो ये एक मर्दों के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जो औरत होती है वो चाहती है कि मुझे प्रोटेक्शन मिले। उसको हमेशा से एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है कि जहाँ पर भी कोई ऐसी बात होती है तो वो अपने मर्द के पीछे छुप जाती है, चाहे वो उसका पिता हो, चाहे वो भाई हो, बॉयफ्रेंड हो, बेटा हो, पति हो। और मर्दों को ऐसी अपब्रिंगिंग दी जाती है कि उन्हें हर वक्त जो है वो छाती चौड़ी करके आगे चलना है। आप देखेंगे रात के अगर कुछ 2:30 बजे या 3 बजे अगर घर की बेल बजेगी, तो लड़कियां अगर होंगी उस घर में और लड़के होंगे ना, तो लड़के ही उठ के जाएंगे और दरवाज़ा खोलेंगे घर का कि भाई इतनी रात को कौन आया।
औरतें उठ कर के नहीं जाती हैं, औरतें अपना छुपी हुई रहती हैं कि अरे कौन आ गया कौन आ गया। वो अपने पिता को उठाती हैं या अपने हस्बैंड को उठाती हैं या अपने भाई को उठाती हैं या पति को उठाती हैं, बेटे को उठाती हैं, वो खुद नहीं जाती हैं। भले ही कितनी बात हम इक्वालिटी की कर लें, लेकिन जो हमेशा जो स्त्री होती है, जो औरतें होती हैं, वो हमेशा अपनी कंफर्ट को पहले देखती हैं, अपने आप को पहले वो प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है या उनकी जो शरीर होता है ना, वो सबसे बड़ा एक औरत का दोस्त भी होता है और दुश्मन भी होता है। तो इसी नाते जो है मर्द हमेशा औरत की प्रोटेक्शन में खड़े रहते हैं। कोई मजाल है कि कोई उन्हें देखे या कुछ करे। तो यहाँ पर एक ऐसा मर्द जो खुद एक स्पेशल नीड्स में है, तो वो कैसे एक औरत को संभाल सकता है, कैसे उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर समाज का जो एक जजमेंट होता है कि अरे बेचारी की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, और कभी ऐसा होता भी है, कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में मैंने देखा भी है जहाँ पर जो आपका एक नॉर्मल पार्टनर होता है वो एक स्पेशल नीड्स के पार्टनर के साथ में काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड फील करता है। उसको लगता है कि यार मेरी लाइफ नॉर्मल क्यों नहीं है, मतलब मेरे पास वो सारी खुद के मेरी ऐसी सिचुएशन क्यों है जहाँ पर और कपल हैं, वो एक घूम फिर रहे हैं, नॉर्मली हर चीज़ उनकी बहुत स्मूथिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो पार्टनर है वो ये लायक ही नहीं है। तो इसी चीज़ को, आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस को, इसी सिचुएशन को बड़ी बखूबी दिखाया गया है। इस फिल्म में मोहन गोखले भी थे और थे ओम पुरी भी आपको बहुत यंग इसमें दिखेंगे और काफ़ी उनका भी एक अच्छा रोल है, और भी अन्य कलाकार इस फिल्म में हैं। अब मैं बात करूँगी थोड़ी सी मोहन गोखले के बारे में, जिनके बारे में मैं क्यों बात करूँगी वो आपको पता चल ही जाएगा। मोहन गोखले एक ऐसे पर्सनालिटी रही है टेलीविज़न जगत की, रंगमंच की और फिल्मों की, जिन्होंने अपना एक अलग ही स्थान इन तीनों प्लेटफॉर्म पर बड़ी बखूबी से निभाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम उम्र में उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मैं बात करूं तो इनकी जो शुरुआत थी मोहन गोखले जी की, वो रंगमंच से हुई थी, और यही वो शख्स हैं जिन्होंने नाना पाटेकर को पहली बार मौका दिया था स्टेज पर अभिनय का। उसके बाद नाना पाटेकर तो आज कहाँ पर हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन यही वो शख्स थे जिन्होंने उनकी काबिलियत को पहचाना था। उसके बाद जो है मोहन गोखले जो हैं, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, कैरेक्टर रोल्स किए, और वहाँ पर भी उनको काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया गया। फिर मोहन गोखले जी ने अपना रुख किया टेलीविज़न पर। अगर मैं आपसे कहूँ कि जब टेलीविज़न अपने उस पे स्टार्टिंग के मुकाम पे था, तभी जो है मोहन गोखले जी ने भी उस दौर में कदम रखा, और उन्होंने जब कदम रखा तो वहाँ पर भी अपना परचम लहराया। आप लोगों ने एक शो के बारे में अक्सर सुना होगा दूरदर्शन के, मिस्टर योगी करके। ये एक ऐसा शो था कि जिसमें एक लड़का होता है जो एनआरआई होता है और आता है शादी करने के लिए, और कुछ ही चंद एपिसोड का ये सीरियल होता है जो लोगों के दिलों में आज भी बसा हुआ है। इनफैक्ट उस दौर के जो लोग थे ना, वो आज भी इस शो को भुला पाए हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह रहे मोहन गोखले साहब। एक्चुअली इसी कहानी पर तर्ज फिर आगे जाके सन 2000 शायद 9 या 10 में एक फ़िल्म आई थी प्रियंका चोपड़ा की, व्हाट्स योर राशि, जिसकी कहानी कुछ ऐसी ही थी कि हरमन बवेजा थे उसमें, जो राशि के अकॉर्डिंगली लड़कियां देखते हैं कि भाई किस लड़की से उनकी शादी होगी। तो इनकी कहानी और मिस्टर योगी सीरियल की कहानी लगभग एक ही जैसी थी। और संजोगवश आप एक बात देखिएगा कि इसी सीरियल में जिस अभिनेत्री से मिस्टर योगी की शादी होती है, एक्चुअल में असल ज़िंदगी में भी उन्हीं के साथ उनकी शादी हो जाती है इस सीरियल के ख़त्म होने के बाद, और फिर उनको होती है एक प्यारी सी बच्ची।
एक्चुअली जो उनकी पत्नी है शुभांगी, वो भी एक जानी मानी मराठी आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने मराठी और हिंदी टेलीविज़न जगत में अपना एक अच्छा बेहतर नाम बनाया है। अगर मैं बात करूं, लापता गंज में भी उनकी पत्नी काम कर चुकी है। एक शो आता था, आई थिंक 99 या सन 2000 के आसपास, डैडी समझा करो, उसमें भी वो थी। इनफैक्ट अपने पति के साथ भी एक शो में वो दिखाई दी थी। शायद उनके और उनके हस्बैंड का वो लास्ट शो था जो सोनी पे आता था, अल्प विराम करके। उसमें भी वो पति पत्नी साथ में काम कर रहे थे। इनफैक्ट ये पति पत्नी साथ में काफ़ी काम कर रहे थे। और इनकी जो बेटी हैं वो आज की तारीख में सखी हैं, सखी गोखले हैं, जो मैरिड भी हैं और मराठी इंडस्ट्री में काम भी कर रही हैं। अगर मैं बात करूं मोहन गोखले जी की, तो वो बिल्कुल फिट थे, उनको कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी शारीरिक रूप से। इनफैक्ट वो हे राम मूवी जो कमल हसन बना रहे थे, उसमें भी उनका बहुत ही बेहतरीन रोल था, जिसमें वो काम भी कर रहे थे। लेकिन एकाएक अचानक रात में वो सोए और उसके बाद वो उठे ही नहीं। आप समझदार हैं मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं वो वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। महज आई थिंक 45 ईयर्स के थे वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसी एज के आसपास थे जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और उनकी डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, क्योंकि वो काम कर रहे थे, हट्टे कट्टे थे और काफ़ी दिख रहे थे। मैंने खुद ने उनको काफ़ी शोज़ में देखा है। सोनी पर एक शो आता था भंवर नाम का, जो सत्य घटनाओं पर आधारित था, जैसे कि क्राइम पेट्रोल वगैरह आते थे ना, वैसे ही वो एक शो आता था जिसमें क्राइम होता था और फिर उस क्राइम की जो कहानी है उसको डिस्क्राइब किया जाता था एक्टिंग के मतलब उसको एक रूपांतर में बनाया जाता था, एक्ट किया जाता था, फिर उसको क्या सज़ा मिली और फिर आज की तारीख में जो लोग विक्टिम्स थे वो कैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं और जो क्रिमिनल्स थे उनकी क्या अभी करंट स्टेट है, उसको दिखाया करता था ये सीरियल भंवर। जो फिर बाद में कई साल बाद 2016 या 17 में दोबारा ज़रूर आया था, पर वो वैसे बेहतरीन तरीके से नहीं आया था जो तरीके से उस वक्त 90s में भंवर नाम का शो जिस तरीके से बना करता था, जिस तरीके से दिखाया जाता था, और काफ़ी सच्ची कहानियाँ होती थी जिनके बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होता था। जैसे एक कहानी थी रंगा और बिल्ला की, जो दो बच्चों को, भाई बहन को किडनैप करते हैं, फिर उसके बाद उनको मार देते, कुछ ऐसी कहानी थी। उसमें मोहन गोखले जी थे जो विलन का किरदार निभा रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने देखा था, तो मुझे भी तब, मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी, एज़ यूजुअल 90s का वो दौर था। ज़्यादा हम लोगों के पास तो ऐसी सुविधा नहीं होती थी। जब हमको इजाज़त मिलती थी टीवी चलाने की, हम तब चलाते थे। अब तो खैर हमें किसी के इजाज़त लेने की है ही नहीं, क्योंकि हम बालिग के भी बालिग हो चुके हैं और अब हमारे हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन आ चुके हैं, महंगे महंगे फ़ोन आ चुके हैं, स्मार्टफ़ोन आ चुके हैं। तो हम कभी भी, अब हमें कुछ भी देखना होता है, कुछ भी करना होता है, तो अब हम किसी की परमिशन तो हमें अब चाहकर भी नहीं लेनी होती। हम खुद ही मालिक हैं अपने एंटरटेनमेंट के। बट पहले हमें इतना पता नहीं होता था, कहीं से कोई न्यूज़ मिली या सुनी या पढ़ी तो उस बेसिस पर हमें पता चलता था, और ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से तब बहुत कम शॉर्ट पीरियड में बात होती थी। अब तो एक टॉपिक पे आपको पता नहीं कितने यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, या सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे। पहले नहीं होता था, पहले माध्यम बहुत कम होते थे और किसी चीज़ को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता था, एक लिमिट तक ही किया जाता था और उसके भी अपने तरीके होते थे। और जो सबसे बड़ी बात मोहन गोखले जी की है, जो पता नहीं आप लोगों ने डेफिनेटली अब नोट करनी तो शुरू की होगी, मैंने तो बहुत साल पहले ही नोट कर ली थी जब मैंने ये फिल्म देखी थी। और ये बात ये थी कि जो मोहन गोखले जी हैं ना, इनकी जो आवाज़ है वो सुशांत सिंह राजपूत से बहुत मिलती है।
मैंने जब ये फ़िल्म देख रही थी ना, तो जब मोहन गोखले जी डायलॉग बोल रहे थे, तो मैंने कहा यार ये तो आवाज़ मैंने सुन रखी है। फिर मुझे ध्यान आया, अरे ये तो सुशांत की आवाज़ है। वो बात अलग है कि तब सोशल मीडिया इतना था नहीं, और तब सुशांत जो था वो अपने करियर में काम कर रहा था, टेलीविज़न से वो फ़िल्मों की तरफ जा रहा था। तो ऑब्वियसली तब सुशांत को लेकर कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा टाइम भी आएगा कि जब हम लोग सुशांत को कहीं ना कहीं जो है उससे ऐसा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, जो उसके जीते जी जो जुड़ाव हमने महसूस नहीं किया। तब तो खैर हमें पता ही नहीं था कि क्योंकि ये जो फ़िल्म मैंने जब देखी थी ना, वो साल था कुछ सन 2014 या 15 का था। तो उस वक्त तो सुशांत अपने करियर में एक्टिव ही था, और बहुत ज़्यादा उसके बारे में सुनने को पढ़ने को मिलता था कि भाई अब वो ये फ़िल्म साइन कर रहा है, अब वो ये कर रहा है, अब वो अंकिता लोखंडे के साथ यहाँ बैठा है, यहाँ गया है, यहाँ घूम रहा है। क्योंकि अगर मैं बात अगर सुशांत की निकली ही है तो मैं बता दूँ कि हमारे घर में ना पवित्र रिश्ता बहुत चलता था। ख़ास तौर पे दोपहर के टाइम ही चलता था, क्योंकि पहले जो रात में शोज़ आते थे ना, उसका रिपीट टेलीकास्ट आता था दोपहर को। क्योंकि जो सैटेलाइट वालों को भी पता था कि दोपहर में जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी फ्री होती हैं, बच्चे बच्चे स्कूल गए होते हैं, उनका वेट कर रही होती हैं, खाना खा रही होती हैं, बच्चों को खिला रही होती हैं। तो ऐसे में कुछ 2-2:30 बजे के आसपास जी टीवी पर इसका रिपीट टेलीकास्ट होता था पवित्र रिश्ता का। और मेरे घर में जो मेरी मदर थी है, मेरी माँ को अंकिता लोखंडे का काम बड़ा ही पसंद था। उनको बड़ी मैच्योर एक्ट्रेस लगती थी अंकिता। हालांकि अब तो मैं क्या बोलूँ, अब तो खैर छोड़ो, जाने दो, मैं फिर टॉपिक घूम जाएगा। लेकिन जो अंकिता को लेकर मेरी माँ का एक अलग ही क्रेज़ था कि नहीं यार, कितनी लड़की की एक्टिंग में कितनी मैच्योरिटी है। और यकीनन अंकिता एज एन एक्ट्रेस बहुत अच्छा काम करती थी, और उसने बहुत ही मैच्योर तरीके से ये रोल किया। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप किसी कैरेक्टर को अप्रिशिएट करते हो, तो जब उस कैरेक्टर का कांटेक्ट अन्य कैरेक्टर के साथ सीरियल में दिखता है तो आप उनको भी पहचानने लगते हो। एंड ऑफ कोर्स फिर अगर अंकिता का काम दिख रहा है तो सुशांत का भी दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि सुशांत का काम अंकिता की वजह से दिख रहा है, बट एज अ व्यूअर कुछ लोग सुशांत को पसंद करते थे, कुछ लोग अंकिता को पसंद करते थे शो में, और कुछ लोग दोनों की जोड़ी को पसंद करते थे। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कह रही हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ मेरी मदर को अंकिता का काम बहुत पसंद था, तो वो अंकिता को देखती थी, उसकी एक्टिंग को बहुत प्रेज़ करती थी। और एक कहानी भी होती थी कि एक लड़की है जो कम पढ़ी लिखी है, जिसकी माँ जिसकी शादी करवाना चाहती है, फिर कैसे मानव उसकी ज़िंदगी में आता है, अर्चना मानव की जो लव स्टोरी है, फिर जो मानव की जो माँ है आई, वो कितनी बड़ी षड्यंत्रकारी औरत है, कितना नाटक करती है, कितना चिक चिक करती है, अर्चना को कितना सताती है। तो ये एक कहानी थी। तब थोड़े सीरियल का क्रेज़ भी था, थोड़े सीरियल ढंग के भी बनते थे, फैमिली ओरिएंटेड होते थे, तो एक जुड़ाव होता था। और तब इतना वो पाकिस्तानी ड्रामों के लिए इतना ज़्यादा पागलपन थोड़ा कम होता था, काफ़ी कम होता था। हमें पता था कि भाई पाकिस्तानी ड्रामों की अपनी एक बात होती है, लेकिन क्या होता था कि हमारे इंडियन जो टेलीविज़न के जो कॉन्सेप्ट होते थे ना, वही इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए थे कि तब हमें कोई और शो दिखाई नहीं देता था। जैसे आजकल लोग पाकिस्तानी ड्रामों के लिए मर रहे हैं कि अरे बैन हो गए, ये हो गया, वो हो गया। पहले तो अपने ही इंडियन शो के लिए इतनी ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था। तो खैर मैं बात कर रही थी मोहन गोखले जी के बारे में। तो जब मैंने ये आवाज़ सुनी ना, तब मुझे पता चला कि अरे ये तो सुशांत की जैसी इनकी आवाज़ है, काफ़ी सिमिलर है। वो बात अलग है कि अब लोग भी इस बात को नोटिस कर रहे हैं, तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं मैंने अभी नोटिस किया है, या मैंने किसी का सुन के मैं ऐसा बोल रही हूँ। नहीं, मैंने काफ़ी साल पहले जो है इस चीज़ को रियलाइज़ किया था कि भाई इनकी आवाज़ जो है वो सुशांत से काफ़ी मिलती है। और वो बात अलग है कि मैं तब यूट्यूब पर नहीं थी, और इस तरह का प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं था, तो ना मैंने कभी सोचा था।
तो बस ये एक चीज़ मुझे सिमिलैरिटी इनकी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इनफैक्ट शायद आप लोगों ने भी ऑलरेडी ये सुन रखा होगा। अच्छा, एक और लोगों को मोहन गोखले जी को लेकर एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो विक्रम गोखले थे ये वही हैं जो भूल भुलैया में जिन्होंने एक आचार्य जी का रोल किया था, जो अक्षय कुमार को कह रहे थे कि भाई विद्या बालन जो है उनको किसी ने, उन पर किसी का साया है। और यहाँ पर जो अक्षय कुमार थे वो उनको चैलेंज करते हैं कि नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो वो वाले जो शख्स हैं वो, उनका नाम है विक्रम गोखले, जो काफ़ी सीरियल में, मराठी फिल्मों में, मराठी सीरियल में काम कर चुके हैं। हालांकि अब वो भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन लोगों को लगता था कि सरनेम की वजह से कि वो इनके भाई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो मोहन गोखले जी के फादर थे वो कोई जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में थे और वहाँ उनका काफ़ी अच्छा नाम था। तो ये बात थोड़ी सी मोहन गोखले जी के बारे में मुझे करनी थी, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह जी के बारे में या शबाना जी के बारे में या ओम पुरी साहब के बारे में भी मैं क्या बात करूं। इन लोगों के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूं। ओम पुरी जी तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे और बेहतरीन कलाकार थे वो, उनके ऊपर भी मैं बात कर चुकी हूँ अपने स्टार्टिंग के दिनों पे जो मैंने वीडियोस बनाई हैं। लेकिन मुझे लगा कि मोहन गोखले जी के बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं परिचय करवा दूं। तो बहुत ही ज़बरदस्त उनका रोल है इस फिल्म में और बहुत ही नेचुरल एक्टर थे मोहन गोखले साहब। बट वही वाली बात है कि अच्छे आर्टिस्ट और अच्छे इंसान बहुत जल्दी चले जाते हैं इस दुनिया से, तो वो भी चले गए और इतने साल हो गए हैं। और जो उनकी पत्नी है, उन्होंने अकेले जो है अपनी बच्ची को संभाला और उसे इस लायक बनाया कि आज वो भी काम कर रही है और अपनी गृहस्थी संभाल रही है। और इधर शुभांगी जी भी काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। मैंने उन्हें हिंदी उसमें भी देखा है, सीरियल्स में भी देखा है, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये इनकी पत्नी है। मुझे कुछ साल पहले ये बात पता चली, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इस फिल्म की जो डायरेक्टर है उनका नाम लेना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं कमेंट सेक्शन में नाम लिख दूँगी किसने म्यूज़िक दिया है और किसने गाने लिखे हैं। ये मैं इन्फॉर्मेशन आपको उस पे कमेंट सेक्शन में अवेलेबल करवा दूँगी, क्योंकि जो डायरेक्टर का जो नाम है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। हालांकि मैं बता दूँ कि इन्होंने कई फ़िल्में बनाई हैं, जिसमें से एक इनकी बहुत ही चर्चित फ़िल्म थी चश्मे बद्दूर, जिसमें थे फारूक शेख और दीप्ति नवल। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी काबिल तारीफ़ डायरेक्टर है ये। हालांकि ये महिला डायरेक्टर हैं, तो आप सोचिए कि महिलाएं डायरेक्टर भी कितना ज़बरदस्त जो है अपना एक विज़न क्रिएट कर सकती हैं ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पर। क्योंकि आज भी डायरेक्शन फील्ड में बहुत कम महिलाएं हैं जो आती हैं और उस दौर में नाम बनाती हैं। कई ऐसे अभी भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर महिलाएं इतना काम नहीं करती हैं। राइटिंग में तो फिर अभी आने लगी हैं, डायरेक्शन में भी आने लगी हैं, लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो संगीत देती हैं। बहुत ही कम ऐसी महिलाएं हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। हालांकि एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उषा खन्ना जी, शायद उनका नाम है, आई डोंट नो, जो सावन कुमार तक की एक्स वाइफ थी, वो थी महिला म्यूज़िक डायरेक्टर। बाकी तो बहुत कम महिलाएं अभी इस फील्ड में आपको अभी भी देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं भी आगे आ रही हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी महिलाएं जो हैं ऐसे उस पर आएँ, डिपार्टमेंट्स में, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में और इन्वॉल्व हूँ। तो ये जो फ़िल्म है इसको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं और वाकई ये फ़िल्म अवार्ड विनिंग ही है। इसने बहुत सारे अवार्ड्स को हासिल भी किया और बहुत ज़्यादा इसे एप्रिसिएशन भी मिला, क्योंकि ये कहानी ही इतनी दिलचस्प है। मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको कर देती हूँ कि एक महिला होती है जो विधवा होती है, यानी कि शबाना आज़मी होती है, बहुत खूबसूरत होती है और कम एज में विधवा होने के कारण अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे करके काट रही होती है। और उधर होते हैं हमारे नसीरुद्दीन शाह, जो कि एक स्कूल चलाते हैं, एक हॉस्टल चलाते हैं जिसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ब्लाइंड हैं और एक तरीके से ब्लाइंड स्कूल ही चलाते हैं।
तो कुछ ऐसा सबब बनता है कि शबाना आज़मी वहाँ पर आ जाती हैं काम करने के लिए, एज़ अ कि चलो मैं करके देखती हूँ। उनका एक अजीब सा ही एक होता है कि इंक्लिनेशन होता है कि भाई मेरे पास बहुत वक्त है, तो चलो मैं कुछ अपना जीवन कुछ अच्छे काम में बिताती हूँ, कुछ अपना वक्त जो है वो अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करती हूँ। और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है इस पूरे कॉलेज के, स्कूल के, आई थिंक स्कूल है ये, सॉरी, स्कूल के प्रिंसिपल और करता धरता नसीरुद्दीन शाह पे। जो नसीरुद्दीन शाह जो होते हैं वो बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं और अपना काम खुद से करने में वो विश्वास रखते हैं। वो पूरे तरीके से अपने आप को एक नॉर्मल इंसान के रूप में अपने आप को जो है वो प्रस्तुत करने में उनका एक वो जो ऑरा होता है कि भाई मैं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हूँ। क्योंकि जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, स्पेशल नीड्स में जो होते हैं, उनका सबसे बड़ा जो एक जंग होती है ना वो अपने आप से होती है। उनके दिमाग में बड़ी दुविधा होती है, उनकी जो साइकोलॉजी होती है ना, मैंने देखी है, बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। वो अपने आप को, वो बाय बर्थ एक प्रॉब्लम से ग्रस्त होने के बावजूद भी वो अपने आप को नॉर्मल मानने में, समझाने में ही उनकी जो है आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल जाती है। क्योंकि ऐसे लोगों को देखकर लगता है यार ये तो बोझ हैं, ये कैसे कुछ काम करेंगे, इनके साथ तो जो भी रहेगा उसे बस परेशानी ही परेशानी होगी। अगर उनके भाई बहन हैं तो भाई पहले तो यहाँ तक होता था कि भाई ऐसी इसकी हालत है तो इसके घर में तो कौन इसके भाई बहनों की शादी होगी, कि भाई अगर ये ऐसा है तो कल को उनके भाई बहन की शादी के बाद बच्चे होंगे तो कहीं उनको ये प्रॉब्लम ना निकल आए। तो ऐसे भी करके पहले रिश्ते टूट जाते थे, रिश्ते जुड़ते ही नहीं थे। बेचारे जो बाकी भाई बहन थे उनको सफ़र करना पड़ता था। कहने को वो सर्वगुण संपन्न होते थे, बिल्कुल ठीक होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनको लोग वैसे ही जज करते थे क्योंकि उनके घर में कोई ऐसा शख्स है जो स्पेशल नीड्स में। तो उनकी एक अलग ही, जो लोग होते हैं ना, उनकी एक अलग ही जंग चल रही होती है कि नहीं हम नॉर्मल हैं। लेकिन एकाएक एक ऐसी सिचुएशन भी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर उनको ना चाहते हुए भी ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं यार तुम में प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए भले ही इमोशनली वो कितना भी अपने आप को पॉजिटिव रखें, कितना भी अपने आप को एक नॉर्मल बताएं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई उनको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अब जैसे कोई कोई इंसान जो है, जैसे कि इसमें कोई इंसान ब्लाइंड है, वो भले ही अपने सब काम खुद करता है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों में उसको ये स्वीकारना ही पड़ता है कि हाँ मुझ में ये कमी है। तो ये जो एक साइकोलॉजी होती है ना, एक स्पेशल नीड्स में जो इंसान होती है उसकी बड़ी होती है, उसकी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। वो एक तरफ वो खुद ही कंफ्यूज होता है कि मैं अपने आप को लाचार मानूं या इंडिपेंडेंट मानूं, ठीक है ना। तो इसी दुविधा में, इसी कश्मकश में जो है नसीरुद्दीन शाह रहते हैं कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखा तो रहे होते हैं, लेकिन कई चीज़ों में वो जानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ख़ास तौर पे जब उनका साथ एक ऐसे शख्स से जुड़ता है जो एक नॉर्मल है, तो जाहिर सी बात है लोगों का जजमेंट होता है कि अरे यार इस लड़की ने तो देखो कितना बड़ा समझौता किया है। तो यहाँ पर उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उन्हें प्यार तो हो गया शबाना आज़मी से, और शबाना आज़मी भी उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी पर्सनालिटी से काफ़ी प्रभावित होती हैं कि इतना, मतलब लाइफ में एक कांस्टेंट अंधेरा झेलने के बावजूद भी जो है नसीरुद्दीन शाह जो हैं वो दूसरों की ज़िंदगियों में कितना कुछ रोशनी लाने में यकीन रखते हैं, कितने पॉजिटिव हैं। उनकी इसी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाती है शबाना आज़मी और उनसे प्यार कर बैठती है। और जो है जो होते हैं नसीरुद्दीन शाह, वो भी इस चीज़ को सेंस तो कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी जो लोग दृष्टिहीन होते हैं ना, उनका सेंस ऑफ पावर, उनका इंस्टिंक्ट बड़ा ही स्ट्रांग होता है। वो समझ जाते हैं, हर एक आहट को वो समझ जाते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो वो भी सेंस कर लेते हैं कि शबाना मुझे पसंद करती है, और वो भी शबाना, क्योंकि शबाना आज़मी भी अपना इनपुट, अपनी इंटेलिजेंस, अपना जो इन्वॉल्वमेंट है
वो इस स्कूल में देती है, जिससे काफ़ी प्रोग्रेस होती है, जिसकी वजह से जो है नसीरुद्दीन शाह को भी वो पसंद आने लगती हैं। तो एक तरीके से दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन वही वाली बात होती है कि जब नसीरुद्दीन शाह को ये रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, इस शादी का कोई भविष्य नहीं है, इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करे, एडजस्ट करे। तो क्या हुआ कि वो ऑलरेडी एक गम में है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके साथ एक घटना घटी है, वो एक विधवा है तो वो अपनी ज़िंदगी का यूँ समझौता करे मेरे साथ शादी करके। तो बस उसके बाद उनके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं, और फिर ये कॉम्प्लिकेशंस कहाँ जाते हैं, किस मोड़ पर ये ख़त्म होते हैं या ख़त्म नहीं होते हैं, अगर आपको ये जानना है ना तो आपको ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी। और ये फ़िल्म आपको मिलेगी यूट्यूब पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एज़ यूजुअल जैसा कि मैं करती हूँ, मैं चाहती हूँ एक अच्छा सिनेमा, एक अच्छा टैलेंट आप लोगों तक पहुँचे। भले ही ये सिनेमा पुराना है, ये टैलेंट भी अब आज की तारीख में तो आप देख लीजिए कितने साल पुरानी ये फ़िल्म है, लेकिन भले ही टैलेंट पुराना है और इसके कलाकार अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं और सीनियर सिटीज़न बन गए हैं, लेकिन वाकई जब वो यंग थे तब भी वो टैलेंटेड थे, और आज जब वो एक उम्र में पहुंच गए हैं तो भी उनका टैलेंट जो है वो कम तो नहीं हुआ है। तो बस उसी के चलते मैंने इस फिल्म को आप लोगों के सामने रखा, और इसकी कहानी बहुत अच्छी है। मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ समय से ऐसी मिलती जुलती टॉपिक्स पर मैं फ़िल्म बना इस पर मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई फ़िल्म अच्छी है, भले ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिमिलर हो सकता है, लेकिन जो कहानी है उसका जो डेप्थ है वो हर फिल्म अपने तरीके से दर्शाती है। चाहे वो ब्लैक फ़िल्म हो या खामोशी द म्यूज़िकल हो या फिर ये फ़िल्म हो जिसका नाम था स्पर्श। भले ही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिमिलर लग सकता है, बट जो इस फिल्म के जो ट्रीटमेंट है, जो इस फिल्म में जो एक सिचुएशन दिखाने की कोशिश की गई है वो काफ़ी अलग है, और हर फिल्म कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से अलग ही है। चाहे वो खामोशी द म्यूज़िकल हो, ब्लैक मूवी हो या ये मूवी हो, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को लगे कि आप हमेशा ज़्यादातर क्यों ऐसे टॉपिक्स पर फिल्म बनाना के बारे में बात करने लगी हैं जो स्पेशल नीड्स में जो लोग होते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को ये लगे कि मैं कोई सब्जेक्ट को बार बार रिपीट कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ नया लगता है, हालांकि ऐसे सब्जेक्ट पर और भी फिल्में हैं, लेकिन जिस फ़िल्म से मैं कनेक्ट हो पाई हूँ, जिस फ़िल्म को मैं जिस तरीके से समझ पाई हूँ, मैं उसी फ़िल्म के बारे में आप लोगों से चर्चा करती हूँ। और ये फ़िल्म जो है ये बेसिकली आधारित है दो लोगों की कंपेनियनशिप के ऊपर, जिसमें एक व्यक्ति स्पेशल नीड्स में है और दूसरा नहीं है। तो कैसे एक दूसरे के पूरक बनकर ये एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं। क्योंकि जो लोग स्पेशल नीड्स में होते हैं ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वो नॉर्मल लोगों को हिम्मत दे रहे होते हैं। मैंने ये पहले भी कहा है कि जो लोग स्पेशल नीड्स में होते हैं ना, आपको कभी भी वो किसी ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी ऐसी उसमें नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई हम जन्म से ही एक चैलेंज लेकर आए हैं और हमें इसी के साथ जीना है और इसी के साथ मरना है। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर उस चैलेंज को कम नहीं कर सकता, ना बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है। जो भी अगर कम बढ़ती हो सकती है तो वो हमें अपनी खुद की विल पावर से करनी है। तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये लोग। तो इन्हीं लोगों की जो ये सिचुएशन होती है ना, इनको समझना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और उस चीज़ को मैंने अपने जो देखा है, अपने आसपास जो मैंने महसूस किया है, उसी को मैं आप लोगों तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाती हूँ। मैंने अपनी स्टार्टिंग की ही वीडियो में जो लोग स्पेशल नीड्स में होते हैं या उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, मैंने उसके बारे में भी बात करी है। आप चाहें तो आपको इजीली मिल जाएंगे। कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है मेरे चैनल को, अब तो खैर साल होने वाला है कुछ ही 1-2 दिन में, मतलब मेरे चैनल का भी जन्मदिन आने वाला है। तो 1 साल हो जाएगा मुझे आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे।
तो खैर वो एक अलग बात है। लेकिन इसीलिए मैंने ये फ़िल्म चुनी क्योंकि इसमें वाकई काफ़ी बेहतरीन तरीके से इमोशंस को दिखाया गया है। एक नॉर्मल इंसान और एक जो इंसान स्पेशल नीड्स में है, उसके तालमेल को बहुत ही बखूबी से दिखाने की डायरेक्टर ने, राइटर ने कोशिश की है और वो कामयाब हुई भी हैं, जिसकी वजह से इतने अवार्ड्स इस फ़िल्म को मिले। तो खैर, आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और बस चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और हैव अ ब्लेस्ड डे एंड थैंक यू सो मच। और बाय।